जैन फ्रेंड हिंदी और पैन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम बातचीत कर रहे थे और उसमें आपने देखा कि जो द्विवेदी युग है चल रहा था। और द्विवेदी युग में जो इसका द्विवेदी कालखंड के संबंध में जितने भी प्रमुख कवि रहे हैं और द्विवेदी युग का विकास यात्रा कैसे रहा है, वो सब इन सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली थी। और उसी में आपने देखा होगा कि जब से आधुनिक काल शुरू हुआ है डॉक्टर नगीन के साहित्य के इतिहास में, तो हर एक कालखंड में इन्होंने जो गद्य की विविध विधाएँ हैं, उस पे भी करके कुछ जो है नोट्स दिए हुए हैं। तो जब हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो द्विवेदी कालखंड में जो गद्य की विविध विधाओं में कहानी है, कविता है, उपन्यास है, इसके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? यानी अगर आप देखो 1918 से जो 36 का दौर है, ये जो कालखंड है, इसमें आप देखो कि विकास यात्रा क्या रही है, उनके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपने इसके पहले देखा कि नाट्य विधा के बारे में बात हुआ, उपन्यास के बारे में बात हुआ। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहानी है, निबंध है, आलोचना है, यानी जिस भी विधाओं का ये 18 से 36 के दौर में विकास हुआ, वो बात करेंगे। तो ये कालखंड जो चल रहा है, ये द्विवेदी युग चल रहा है, जिसे हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पे, और जो भी स्टूडेंट अभी से जुड़ रहे होंगे वो पहले जाके डॉक्टर नगीन के साहित्य का इतिहास शुरू करना चाहते हैं तो सामान्य परिचय पहले वीडियो से क्रम से शुरू करें तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी शुक्ल साहित्य सीरीज के तहत हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है, मतलब रचना क्या है उनकी, हिंदी साहित्य का इतिहास किताब है, उसका बहुत अच्छे से आपको कराया, तो वहाँ उससे कर सकते हैं। 2 किताबें अगर फॉलो करेंगे तो आपका ओवरऑल जो हिंदी साहित्य का इतिहास है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कहानी की विकास यात्रा, तो हम वैसे अलग से करवाएँगे ही जब कहानी के बारे में पढ़ाएँगे स्वतंत्र विधा के रूप में। लेकिन यहाँ क्योंकि हमें द्विवेदी कालखंड में पढ़ना है, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि हिंदी साहित्य में कहानियों की शुरुआत कुछ बाद में ही हुई है। भारतीय हिंदू युग में कहानियाँ नहीं लिखी जाती थी। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि भारतीय हिंदू युग जब शुरू हुआ, तो वैसे भी खड़ी बोली में रूपांतरण जब शुरू हुआ था, तो उतनी ज़्यादा विधाएँ नहीं प्रबल रूप से आई। हाँ, लेकिन ये चीज़ कह सकते हैं नाट्य विधा को बहुत ही मतलब कि एक तरीके से जो वो भारतेंदु जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नाट्य विधा पे। बल्कि ये कहानी और उपन्यास तो आप प्रेमचंद जी के कालीन जो समकालीन है, उस समय देखते हैं तो वो मुखर रूप में आता है। तो शुरुआती दौर में तो भारतेंदु जी के युग से यानी आधुनिक काल की शुरुआत से कहानी एक अपने आप में मुखर रूप में आया नहीं था। कुछ आया था लेकिन वो कथात्मक शैली में, निबंध के तरीके से ऐसे बहुत ही पढ़ने में रोचक लगे, पर वो जीवन के यथार्थ से नहीं जुड़ा था। और कहानियों का विकास जो है ये कब हुआ? तो यही ध्यान देना है कि कहानियों का विकास आलोच युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका 1900 में आया और जब से ये सरस्वती पत्रिका जो है केंद्र में आया, तो इसी के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। आरंभ में लिखी गई जो कहानियाँ हैं उनमें कुछ शेक्सपियर के नाटकों के आधार पे, कुछ संस्कृत नाटकों के आधार पर, कुछ बांग्ला कहानियों को रूपांतरित करके, कुछ लोक कथा से प्रेरणा लेकर। अब देखिए कहानियों का आधार भी बता रहा है कि जब शुरुआत में लिखा गया, जब से 1900 में ये सरस्वती पत्रिका आया जिसपे 1903 से संपादकीय काम द्विवेदी जी ने संभाल लिया था। तो इन्होंने बहुत कुछ देखिए, आप जागरण सुधार काल के तहत व्याकरणिक अशुद्धियों पे काम किया। और सरस्वती पत्रिका एक ज़माने में अपने आप में ऐसी पत्रिका थी, तो उसमें कहानी वगैरह छपना मतलब एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में देखा जाना। तो ये जब से शुरुआत में आया तो जो कहानियाँ इम्पोर्टेंट थी, जो उनको लगता था स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी को वही छापने के लिए देते थे, सारी कहानियों को इसमें छापने की इजाज़त नहीं होती थी। तो आरंभ में ये लिखी गई कहानियों में कुछ शेक्सपियर के नाटकों के आधार पे, कुछ तो संस्कृत नाटक के आधार पे, कुछ बांग्ला कहानी को रूपांतरित करके, और यहाँ तक कुछ कहानियाँ थी जो लोक कथा से प्रेरणा लेकर और कुछ जीवन की वास्तविक घटना को, इन सारी चीज़ों को दृष्टियों में रख के जो कहानी लिखा जा रहा था। तो जो शुरुआती कथा लेखक थे उनमें कौन-कौन से हैं? शुरुआती कथा लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। तो गोस्वामी जी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, ये सभी उल्लेखनीय हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी का नाम इंदुमती। तो ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखा गया है। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुआ। तो यहाँ ऊपर में आपको कई लोगों के नाम मिल गए जो कहानियों के क्षेत्र में शुरुआती दौर में लिखते थे। चाहे वो गोस्वामी हो, माधव प्रसाद मिश्र हो, वंगमैला हो, रामचंद्र शुक्ल जी हो, जयशंकर प्रसाद हो, वृंदावन लाल वर्मा हो। ये सभी उल्लेखनीय है और कहानियों के बारे में भी, जैसे किशोरी लाल गोस्वामी की
कहानी का नाम इंदुमती जो है, इंदुमती को स्थान कहाँ मिला? सरस्वती में। कब मिला? 1900 में। ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखा गया है। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी और 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की प्ले की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुए। ये वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचनाएं हैं। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो 1903 में और भंग महिला की धुलाई वाली 1907 में। तो ये सारे सन को भी ध्यान रखना है। जैसे सरस्वती में शुक्ल जी का अगर देखेंगे तो 11 वर्ष का समय 1903 में छपा। बंग महिला की कहानी का नाम है धुलाई वाली, ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। बंग महिला की धुलाई वाली 1907 में है प्रकाशन में। हिंदी की जो शुरुआती कहानी, अब कहानी तो लिखा जा रहा था, लेकिन कहानियों में मौलिकता है कि नहीं है, कहीं का कॉपी पेस्ट तो नहीं किया गया है। तो इसीलिए हिंदी के शुरुआती मौलिक कहानीकारों में इन्हीं लेखकों के नाम आते हैं जिन्होंने रियल में कोई कहानी लिखी। आगे चलकर यही लेखक इनकी अन्य विधाओं को सृष्टि देखते हुए कि उन्होंने अपने लेखन को और जगहों पे अपनी लेखनी को चलाया, तो कहानी को विकसित भी किया, प्रतिष्ठित भी किया। 1909 इस दौर में वृंदावन लाल वर्मा ने एक कहानी लिखा था जिसका नाम है राखी बंध भाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये जितने भी हम बता रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए कहानी है ना। चाहे वो ये हो गया गोस्वामी की कहानी इंदुमती 1900 में आया, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर सुदर्शन में एक माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी था। 1902 में सरस्वती में भगवान दीन का एक प्ले की चुड़ैल था। इनके अलावा 1903 में वो 11 वर्ष का समय था। बंग महिला का 1907 में था, है ना। और राखी बंधुआई कब लिखा गया? तो राखी बंधुआई 1909 में लिखा गया और वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा इसको। और इसको सबसे बड़ी बात पता है, ये ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जन्म देने का काम करता है राखी बंधुआई कहानी। इसके बाद 1909 ईस्वी में एक काशी से हिंदू जो पत्रिका निकलता था, तो 1909 में काशी से हिंदू का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें प्रसाद की जो भावात्मक कहानियां हिंदू में, क्योंकि देखिए प्रसाद भी थे वहीं के, है ना, बनारस के आसपास के। तो ये जो बनारस से निकलता था 1909 में काशी से हिंदू का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई हिंदू में। इन कहानियों का संग्रह जब हिंदू में प्रकाशित होता था, तो जब कई कहानियाँ होती हैं उन कहानियों को संकलित कर एक संकलन बना लिया जाता है, जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कहानियों का संग्रह है। काव्य का संकलन, कहानियों का संग्रह। तो फिर बाद में ये हुआ कि कई कहानियों को मिला के एक संग्रह बनाया गया जिसका नाम रखा है छाया। छाया इनका जो कहानी संग्रह है, ये 1912 में आता है, उस नाम से प्रकाशित होता है। इसके बाद राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह की भावपूर्ण कहानी जो है, इनकी भावपूर्ण कहानी है राधिका जी का कानों में कंगना। कानों में कंगना हिंदू में ही 1913 में प्रकाशन में आया। इस समय तक प्रेमचंद की कुछ कहानियां जमाना में प्रकाशित हो चुकी थी। उर्दू में अधिक यश और धन की प्राप्ति की संभावना ना देकर भी हिंदी को उन्मुख होने लगे। अब देखिए प्रसाद जी तो प्रसाद जी का है ही, बाकी राधिका रमण का ये यूजीसी नेट में लगा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, काफी भावपूर्ण कहानी है। तो ये कानों में कंगना ये भी छपा था, कब? हिंदू में ही छपा था 1913 में। इस समय तक जो प्रेमचंद जी थे उनकी कहानियाँ छपती थी, तो याद हो आपको जमाना पत्रिका के दयानारायण निगम जी, तो इनका प्रेमचंद जी का कहानी उधर छपता था। क्योंकि उर्दू में बहुत ज़्यादा इनको यश और धन की प्राप्ति होती थी, तो उनको हिंदी का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो संभावना दे देते, मतलब कि जब वो उर्दू में इतना छपवाते थे, ज़माना वगैरह में छपता था, तो प्रेमचंद जी को देखता था कि बहुत ज़्यादा उसका तब भी मतलब वो नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए इनकी कहानी को उससे। तो ये फिर हिंदी की तरफ उन्मुख हुए कि जब मैं उर्दू में लिख सकता हूँ, तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ। फिर ये उनका ध्यान जो है हिंदी की तरफ आया। और उर्दू में वैसे ही यश प्राप्ति था, सब कुछ था, पर उतना ज़्यादा नहीं था। फिर ये जो है सरस्वती में प्रकाशित उनकी कुछ कहानियों के शीर्षक अगर देखेंगे, तो जब इधर ये आए तो कहानियों के शीर्षक में अब देखिए पत्रिका तो 1903 से निकल रहा था। 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हो चुका है। 1918 में तो ये पहला अपना वो भी लिख देते उपन्यास। इसके पहले इन्होंने कहानियाँ लिखी। अभी देखिए आप दुनिया का अनमोल रत्न वगैरह देखेंगे 7 के आसपास है। पर ये छपवाने देते नहीं थे। इनका वो उर्दू में रहता था, वो ज़माना में छपता था। तब तक सरस्वती पत्रिका का बोलबाला बहुत था, पर इनकी कहानियाँ तो उर्दू में होती थी। लेकिन इन्होंने जो है अपना 1915 में सौत कहानी जो है छपने के लिए दिया। ये किसमें आया? सरस्वती में आया। इसके पहले ज़माना में आता था। तो सौत 1915 में आया, फिर इसके बाद पंच परमेश्वर 1916 में आया, फिर सज्जनता का दंड करके 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 में, फिर दुर्गा का मंदिर आया इनका 1917 में।
फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आ जाता है। तो इतना जो है पहले हमने देखा प्रेमचंद जी का, बाद में काफ़ी समय बाद कहानियों की जो वो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, कहानियों को उसके लिए दिया जाने लगा था इनका। अब इसके बाद जो नाम लिया गया है चंद्र शर्मा गुलेरी, इनकी तो बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है और 1883 के लगभग 1920 का कालखंड उसने कहा था, इन्होंने लिखा था कहानी 1915 में और ये छपा था तत्कालीन सरस्वती पत्रिका में, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी। और इसमें जो है वृत्तांत क्या था, पहले महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया। ये ध्यान रखिएगा, कहानी में पहला जो विश्व युद्ध होता है 1914 से 18, उसी को महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर ये कहानी लिखा गया है। तो ये कहानी रचना शिल्प की दृष्टि अपने समय से बहुत आगे की रचना है। आधुनिक हिंदी कहानी का शुरुआत यहीं से माना जाना चाहिए और इसमें निहित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति की उदात्तता के अनुकूल है। और 1915 से 17 ईस्वी के बीच सरस्वती में ज्वाला दत्त शर्मा का मिलन, विशंबा नाथ शर्मा कौशिक का रक्षाबंधन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का झलमला आदि बहुचर्चित कहानियां प्रकाशित हुई। तो कब से कब की बात बता रहे हैं, 15 से लेकर 17 के बीच में सरस्वती जो पत्रिका था, उस पत्रिका में ज्वाला दत्त शर्मा की कहानी का नाम था मिलन, विशंबा नाथ शर्मा कौशिक का रक्षाबंधन और पुन्नालाल बख्शी का झलमला, ये सभी कहानियां जो है छापी गई सरस्वती में। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला। अब देखिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो आपके मूल टेक्स्ट से ही पूछा जाता है, आपको लगता है कहाँ से दे दिया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सीधे सीधे, काशी से हिंदू गल्पमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। इस पत्र में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और लीलाचंद जोशी की कुछ प्रारंभिक कहानियां भी प्रकाशित हुई। अब आगे है, उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 17 ईस्वी के बीच ये पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। तो यहाँ पे देखिए किसी भी साहित्य विधा के उद्भव और विकास के लिए समय बहुत कम था, किंतु भारतीय मानस में पहले से प्राचीन लघु कथाएं जो आदर्शवाद का चोला रहती थी पहले, कभी भी उसमें देखिए यथार्थ जीवन के बारे में नहीं होता था उन कहानियों की विषय वस्तु में। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो शुरुआती दौर की कहानी थी। शुरुआती दौर में कोई भी चीज़ अपने आप में ये कहो कि पूरे परिपक्व हो स्थिति में आ जाता, तो ऐसा नहीं है, वो टाइम टेकन प्रोसेस होता है। पाश्चात्य कहानी कला मतलब कि जो वेस्टर्न हमारे यहाँ पे कहानी वगैरह होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए अंग्रेजों का राज था, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी जीवन शैली, उनकी कथानक, बहुत कुछ का व्यापक प्रभाव समाज पे पड़ता ही है। तो पाश्चात्य जो कहानी कला था, उससे जब हम लोग परिचित हुए तो वही संस्कार यहाँ पे भी जगा और हिंदी में अब कलापूर्ण कहानी की सृष्टि शुरू हो गई। इस क्षेत्र में आप देखेंगे प्रेमचंद जी और प्रसाद ने दो भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे, जबकि प्रसाद मनुष्य के भीतरी भावद्वंद को व्यक्त करने में लीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों लोगों को है, क्योंकि कहानी तो बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन कहानी को जो एक रूप देने का काम हुआ, उसमें कहते हैं कि प्रेमचंद जो है वो कहानी के केंद्र में जीवन की वास्तविक घटना और समस्या को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा करते हैं। जबकि प्रसाद है, प्रसाद जी को तो ऐसे नाटक में पढ़ेंगे, लेकिन प्रसाद से अगर तुलना करें तो प्रसाद जी जो थे, इन ये मनुष्य के भीतरी, मनुष्य के अंदर क्या भावनाओं का द्वंद्व चल रहा है उसमें लीन थे। प्रेमचंद जो थे वो मुख्यतः वर्तमान के दुख दर्द हार जीत और न्याय अन्याय की कहानी कह रहे थे, जबकि प्रसाद अतीत में कल्पना के सहारे रमे थे। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे, उनकी भाषा बोलचाल की मुहावरेदार, चुस्त और सजीव थी। इसके विपरीत प्रसाद काव्यमयी अलंकृत रसम प्रधान भाषा लिखते थे। इन दोनों ने तत्कालीन लेखकों को पर्याप्त प्रभावित भी किया और आगे चलकर प्रसाद काव्य और नाटक के क्षेत्र में रम गए। कहानी के क्षेत्र में यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे चलकर जो है यही कहा गया है कि आगे चलकर प्रसाद जो है किनमें, आगे चलकर प्रसाद काव्य और नाटक के क्षेत्र में रम चुके हैं। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का स्थान जो है वो अन्यतम रहा
कालांतर में हिंदी कहानी में विकसित होने वाली सभी प्रवृत्तियों का उद्भव स्रोत यही रचित होता है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों को तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रेमचंद जी और जो है प्रसाद जी के बारे में जो है ये बताया गया कि कहानी के संबंध में चाहे प्रेमचंद जी का नजरिया हो या प्रसाद जी का, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेमचंद जी उन समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्रसाद जी के द्वारा जो कहानी है उनकी अभिव्यक्ति में भाव द्वंद होता है, वो भी भीतरी भाव द्वंद, यानी विषय वस्तु देखें कहानी के केंद्र में तो दोनों ही लोगों के विषय वस्तु अलग हैं। हालांकि एक लोग है रूप में उन समस्याओं को उठाते हैं और उनके समाधान देने का प्रयास करते हैं, एक अंतः भाव से उस चीज को प्रसाद जी देखते हैं। इसके बाद अगर देखें कि आगे चलकर जो है प्रसाद जी काव्य उनका नाटक के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐतिहासिक नाटकों को इसलिए नाटक के केंद्र में हम प्रसाद जी को मान के चलते हैं और उपन्यास विधा और कहानी विधा में प्रेमचंद जी को लेकर चलते हैं। कालांतर में हिंदी कहानी में विकसित होने वाली जितनी भी प्रवृत्तियों का उद्भव स्रोत यही दिखता है, व्यक्ति को केंद्र में रखकर। बाद में आप देखेंगे जब नई कहानी वगैरह आता है तो उतना ज्यादा समाज को महत्व नहीं दिया जाता है जितना व्यक्ति को केंद्र में रखकर देखा जाता है। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अचानक नहीं हुआ है, ये शुरुआती दौर में ही देखेंगे तो ये चीजें लक्षित होता है। और फिर प्रसाद जी हैं समाज के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर लिखते हैं और ये चीज़ें जब प्रेमचंद जी से स्वीकार किया जाता है आगे ये और ही विस्तार ले लेता है। यहाँ पे देखिए बहुत संक्षेप में बात करेंगे। जब कहानी विधा पे संपूर्ण चर्चा हम रामचंद्र तिवारी वाली किताब से करेंगे जैसे उपन्यास वाला कर रहे हैं, तो उसमें कंप्लीटली बात करेंगे उस पे। अभी तो सिर्फ हम लोग ये है कि बस ये देख रहे हैं कि इस कालखंड में कहानी की विकास यात्रा क्या रही है। अब इसी तरीके से आप जब द्विवेदी युग के कालखंड में निबंध के बारे में बात करें तो निबंध में कहते हैं कि भारतीय हिंदू युग में ही पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य पूर्व प्रतिष्ठित हो चुका था। उसकी तुलना में अगर आप द्विवेदी युग में आओगे तो यहाँ पे व्यक्ति व्यक्ति देखिए हर एक युग के निबंध का जो विषय वस्तु वो भी अलग अलग होता गया है। अब भारतीय हिंदू युग में पत्र पत्रिकाओं का बोलबाला बहुत ज्यादा रहा है, चाहे आप वो कवि वचन सुधा देखो भारत वर्ष में और उनके भारतीय हिंदू मैगजीन करके हरिश्चंद्र मैगजीन करके निकलता है, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाला बोधनी, बहुत सारी पत्रिकाएं आपको उसी समय दिख जाती है और वो पत्रिकाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। उसमें राष्ट्रीय भाव उत्प्रोत रहता था, जो भी जनमानस को पहुंचाना होता था, ये पत्र पत्रिका बहुत सशक्त माध्यम होते थे। तो ये तो प्रतिष्ठित भारतीय हिंदू युग में ही हो चुका था। और उसकी तुलना में आप जब द्विवेदी द्विवेदी कालखंड में आते हो तो जो चीजें मिलती हैं आपको उसमें व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की परंपरा का हास यानी क्रमशः वो कम दिखता है और लेखकों का ध्यान ज्यादा ज्ञान के विविध क्षेत्रों में सामग्री संचय की ओर ज्यादा जाता है, आत्मव्यंजना आत्मव्यंजना की ओर कम। इस युग के निबंध लेखकों में आप देखो तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं हैं, जिनका कालखंड भी दिया है 1864 से आप लेके 1938 के कालखंड तक देख सकते हैं। इसमें गोविंद नारायण मिश्र जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, जगन्नाथ प्रसाद हैं, श्याम सुंदर दास हैं, पद्म सिंह शर्मा, ये सभी। इनके अलावा कृष्ण बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी उल्लेखनीय हैं जो द्विवेदी युग में आते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के तो बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में है। वह उन्होंने निबंध तो लिखा है लेकिन निबंध कैसे लिखा है, परिचय देने के संबंध में आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में। इनमें आत्मव्यंजना का तत्व जो है नगण्य है, यानी जैसे परिचय दे रहे हैं या आत्मव्यंजना मतलब आत्मा अभिव्यक्ति हो तो वो चीजें नहीं है आपको इन निबंधों में देखने को या इस समय के निबंध में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं आपको जो लैंग्वेज होगी उनकी बहुत ही आक्रोश या क्षोभ व्यक्त किया गया है, अनुचित कार्यों का प्रतिकार, जो चीज नहीं होना चाहिए समाज में उसका प्रतिकार भी किया गया, वो भी बहुत ही व्यंग्य रूप में। जैसे आप हरिशंकर प्रसाई का देखो, भोला राम का जीव वगैरह के माध्यम से किस तरीके सामाजिक व्यंग्य किया गया है, या दिल्ली दरबार दर्पण देख लीजिए, है ना। और शिव शंभू के चिट्ठे हो गया, निबंध हो गया, इन सब के माध्यम से जो अंग्रेजी सत्ता थी उस समय कटाक्ष भी किया गया है। व्यंग परक निबंध इस तरीके से लिखा गया है कि लोगों के तक बात भी पहुंच जाए और क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों का राज था तो उनसे भी बहुत कटुता ना रहे कि इनकी पत्रिकाओं पे पाबंदी लग जाए, जैसे प्रेमचंद के सोजे वतन पे लग गया था। तो बहुत ही मतलब एक संतुलित व्यवहार करके दिखाना पड़ता था। हालांकि वो लोग खुश नहीं होते थे फिर भी उन्हें दिखाना पड़ता था कि वो महारानी विक्टोरिया के प्रति भी राज सत्ता में भी बिलीव करते हैं। तब व्यंग रूप में उनकी आंतरिक भावना प्रकट हुई है और उनकी न्याय निष्ठा आत्मा की झलक मिलती है। अच्छा, ये निबंध है जैसे म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, ये निबंध है और इसमें निबंध में बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में ये चीज देखा जा सकता है। आत्मनिवेदन है, प्रभात है, सूतापराधी जनकस से दंडा है, ये सभी कुछ निबंध है। हालांकि जब निबंध स्वतंत्र विधा के रूप में पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
इसके अलावा गोविंद नारायण जी हैं, वो भी द्विवेदी युग में आते हैं। निबंध में उन्होंने भी बहुत ही लेकिन लिखा, देखिए कभी भी निबंध इतनी पांडित्यपूर्ण संस्कृत में शैली में नहीं लिखना चाहिए, फिर वो बहुत बोझिल सा हो जाता था। लेकिन गोविंद नारायण जी ने लिखा है, बहुत ही जो निबंध का इनका लैंग्वेज है पांडित्यपूर्ण है, संस्कृत निश्चय तत्सम प्रधान समास बाहुला दीर्घ वाक्य विन्यासपूर्ण गद्य शैली में, तो वो थोड़ा-सा बहुत ही कठिनाई वाला हो जाता है। इनके निबंध में सार सुधा निधि है ना? उनके साथ गद्य विधान के आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। तो किसने कहा है? गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्ठा के लिए प्रसिद्ध है, और ये चिट्ठी जो है भारत मित्र में जो है छपा 1904 से 5 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। इन चिट्ठों के अलावा इन्होंने तत्कालीन साहित्यिक, राजनीतिक, भाषा संबंधी तथा राष्ट्रीय महत्व के अन्य प्रश्नों पर भी निर्भीकता पूर्वक लेखनी चलाई है। गुप्त जी उर्दू से हिंदी में आए थे। इनकी गद्य शैली तीखी, प्रभावपूर्ण, चुस्त, चुटीली, सजीव थी। इसके अलावा देखिए माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र के निबंध, निबंध का नाम सुदर्शन। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध सुदर्शन में प्रकाशित हुए। इनके निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंध माला नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें सभी प्रकार के निबंध हैं। इनके द्वारा लिखित पर्व, त्योहारों तथा भ्रमण वृत्तांतों से संबंधित निबंध अधिक सजीव, रोचक और आत्मव्यंजक हैं। मिश्र बंधुओं ने आलोचक रूप में ही प्रतिष्ठा प्राप्त की, किंतु कभी कभी उन्होंने समाज सुधार संबंधी विषयों पर भी लेखनी चलाई है। उनका महत्व खोजपूर्ण एवं सूचनापरक साहित्यिक निबंधों के कारण ज्यादा मान रहा। ये निबंध इनके ये निबंध आपको देखो तो इनका पुष्पांजलि है, 1916 में संकलित है। ऐसे ही सरदार पूर्ण सिंह जो थे, ये भी द्विवेदी युग में रहे हैं, और ये भी श्रेष्ठ निबंधकार में आते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का करीबन 6 निबंध है, इसी से ये प्रसिद्ध हो गए थे, कुल 6 निबंध लिखकर। और इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से जुड़े होते थे। गद्य में इनका जो है आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक लाक्षणिक शैली दिखता है। इनके निबंधों में व्यक्त भावनाएं इनकी मनोहारिणी ऐसे सीधे मनोलहरियों से जुड़ी होती हैं। विषय प्रतिपादन स्वच्छ पद्धति पर किया गया, किंतु इन्होंने पाठकों से तादाद में बनाए रखने की चेष्टा भी की है। कहीं कहीं उनकी इनकी शैली भी व्याख्यान शैली बनी है, जैसे आषाढ़ की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम पवित्रता, कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध है। अब निबंध में जैसे गुलेरी जी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी, इनकी साहित्य क्षमता भी अप्रतिम है। पुरातत्व के मान्य विद्वान है, और कहानी निबंध के क्षेत्र में भी अच्छा खासा इनका स्थान है। बाकी गुलेरी जी का तो हम लोग उसने कहा था कहानी के, इनका एक प्रसिद्धि का आधार कहानी रहा भी है वो। और इनके निबंधों में भी अगर देखें तो मार्मिक पांडित्य की छाप वगैरह देखने को मिलता है। और जैसे इनका है निबंधों में एक कछुआ धर्म करके है, एक है मॉरिश माही कोठाओं करके, पूछा गया क्वेश्चन है दोनों ही, कछुआ धर्म ही, मॉरिश माही कोठाओं, ये दोनों किसका है? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। इनके बहुचर्चित निबंधों में ये सब है। इनके अलावा जो है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के निबंध का नाम गद्यमाला, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के निबंध गद्यमाला 1909 और निबंध नीचे, ये इनमें प्रकाशित है। चतुर्वेदी जी ने अपनी हास्य विनोदपूर्ण शैली के लिए विख्यात भी हैं। बा की बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण आदि इनके आकर्षक निबंध भी हैं। पद्म सिंह शर्मा, ये जो है तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। निबंधों में भी उन्होंने प्राय इसी पद्धति को अपनाया है। उनकी शैली प्रशंसात्मक और प्रभावपूर्ण है, साथ ही में खंडन मंडन की भी विशेष क्षमता थी। उनके चुस्त और चुभते वाक्य विशिष्ट शैली की सृष्टि करने वाले हैं। श्याम सुंदर दास और कृष्ण बिहारी मिश्र मूलतः आलोचक थे। इनके निबंध भाषा और साहित्य से भी जुड़े हैं। इन दोनों निबंधकारों की शैली सहज और परिमार्जित है, किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि इनके अधिकांश श्रेष्ठ साहित्यिक निबंध आलोच युग के बाद लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके प्रारंभिक निबंधों में भाषा संबंधी प्रश्नों और कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में विचार है। आरंभ में इन्होंने अंग्रेजी के कुछ विचारपूर्ण निबंधों का अनुवाद किया था। और देखिए शुक्ल जी को तो विशेष तौर पे आपको निबंध के लिए जाना जाना चाहिए इनको। हिंदी साहित्य के इतिहास को तो इनको पढ़ते ही हैं, लेकिन शुक्ल जी ने निबंध में जो परिपाटी एक चलाई थी, वो बिल्कुल अलग है सभी लोगों से। तो शुक्ल जी का तो प्रारंभिक निबंध में आप देखो तो कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किए हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी के भी कुछ विचारपूर्ण निबंध का उन्होंने अनुवाद किया है। वैसे एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध इनका अगर आप देखो तो 1912 ईस्वी से लेके 1900 दिया है 19 तक, 12 से लेके 19 तक, ये जो नागरिक प्रचारी पत्रिका वहाँ पे प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी निश्चय हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है इनके लेखन का जो ये है ना कि कोई भी विषय वस्तु नहीं उठाते, गंभीर विषय जो भी समाज में गंभीर विचार सूत्र हैं उनको लेते हैं, और शुरुआत से लेकर अंत तक एक अटूट रूप में उसमें व्यक्ति व्यंजन, जो व्यक्तित्व व्यंजना का अभाव पहले दिखता था, उसको ढूंढ निकालते हैं।
और उन्हीं के वर्ड विषय प्रतिपाद्य को केंद्र बना के लिखते हैं। और मतलब कि ऐसा भी नहीं कि जो वर्ड विषय है उनमें जो सामाजिकता होना चाहिए, लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, ऐसी चीज़ की उपेक्षा करते हो। थोड़ी क्लिष्टता रहती है इनकी लैंग्वेज में जो लिखने में। अब इनके देखिए आप जब विषयों को देखेंगे, जैसे उनके भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ऐसा लगता ही नहीं कि जब निबंध का कुछ भी पढ़ो तो शुक्ल जी का बिना आप निबंध कविता क्या है, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, कविता, जिन विषयों पर भी लिखा है उन्होंने, उनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए उपयुक्त निबंध लेखों के अलावा द्विवेदी युग में वो तो थे ही पूरे शुक्ल जी, इनके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी, मन्नन द्विवेदी, यशोदानंद अखौरी, केशव प्रसाद और कुछ अन्य निबंधकारों ने भी अपनी शैली और प्रतिभा से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। द्विवेदी युग में समाज की हीनावस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन और व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं को भी ध्यान में रखकर लिखा गया है, किंतु विषय प्रधानता के कारण वे सच्चे निबंधों की श्रेणी में नहीं आते। युग की व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के अध्ययन की दृष्टि से उसका महत्व अवश्य माना है। शैली की दृष्टि से इस युग में वर्णनात्मक, भावनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, शोधपरक आदि सभी शैलियों में निबंध लिखे गए हैं। सब मिलाकर इस युग की उपलब्धियां नगण्य नहीं है, किंतु वह ताजगी व उल्लास व निर्द्वंद भाव, व्यक्तित्व का उल्लसित उच्छ्वास तथा खड़ी बोली के भीतर से झांकती हुई अवधि वैश्यवाड़ी, ब्रजी की चुलबुलाहट और मधुरता देखने को मिलती है। परिष्कार और परमार्जन के साया चेष्टा ने अनुभूत की सहज अभिव्यक्ति की संभावना को कम कर दिया था, इसलिए श्रेष्ठ आत्मव्यंजक निबंध द्विवेदी युग की समाप्ति के बाद भी लिखे गए। अब आपका यहाँ पे शुरू हो जाता आलोचना। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का गंभीर एवं तात्विक रूप तो नहीं निकला, किंतु कई महत्वपूर्ण पद्धतियां देखने को मिलती है आलोचना के क्षेत्र में। समानतः इस युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप देखते हैं। एक शास्त्रीय आलोचना अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, अन्वेषण एवं अनुसंधात्मक, आलोचनात्मक, परिचयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक, यानी 5 रूप में मैंने बताया। शास्त्रीय आलोचना, काव्यांग विवेचन, तुलनात्मक आलोचना, अन्वेषण, परिचयात्मक, व्याख्यात्मक। संस्कृत आचार्यों की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत करने की परंपरा, यानी ये चीज हम जब रीतिकाल में पढ़ते हैं तो रीतिकाल के कवियों के संबंध में बताते हैं ना कि उनकी परिपाटियों के केंद्र में रहा कि वो लोग क्या है, संस्कृत आचार्यों से जो भी लक्षण ग्रंथ है उनको सरलतम स्थिति में लाके रीतिकाल में अपने दरबारी कवियों को खुश करते, क्योंकि उन्हें संस्कृत काव्य लक्षण के संबंध में जानकारी चाहिए होती है, या जो संस्कृत साहित्य वगैरह है, काव्य शास्त्रीय मान्यता, उनको सरलतम स्थिति में लाके समझाना है। तो ये लोग क्या किए, ये रीतिकाल में आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत आचार्यों की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत करने का काम ये सभी कवि करते हैं। और आलोच्य युग में इस परंपरा में ये कौन है, तो जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर, छंद सरावली, लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा 1916 में, भानु जी ने भूमिका अंग्रेजी में लिखी और हिंदी के अनेक पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी दिए हैं। दीन जी ने अलंकारों का समुचित जानकारी कराने के उद्देश्य से उपयुक्त ग्रंथ की रचना की। उन्होंने भी यथास्थल हिंदी अलंकारों के समकक्ष फारसी, अरबी और अंग्रेजी अलंकारों का भी उल्लेख किया है। इसे प्रकट है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे पाठकों का ध्यान दोनों ही लेखकों का रहा है। तुलनात्मक मूल्यांकन आलोच युगीन समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक आलोचना का आरंभ आपको देखने को मिल जाएगा 1907 के आसपास ही, जो है पद्म सिंह शर्मा ने जो है शुरू किया था। यानी पहले तुलनात्मक आलोचना नहीं होता था कि दो लोगों की तुलना की जाए, कौन श्रेष्ठ है कौन कमतर श्रेष्ठ है, लेकिन 1907 ईस्वी में आप देखेंगे पद्म सिंह शर्मा है, इन्होंने बिहारी और सादी की तुलना की है। तो यहीं से शुरू हो जाता है पद्म सिंह शर्मा और बिहारी। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना की। फिर 1900 आप देखो 8 से लेकर 12 तक सरस्वती में संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव की परीक्षा होती रही। फिर 1900 मतलब वही मान के चलिए 10 मिश्र बंधुओं का एक हिंदी नवरत्न करके आया था, इसमें भी आपको तुलनात्मक आलोचना देखने को मिलता है। आगे चलकर ये आलोचना वाला चीज बढ़ता ही गया। फिर लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की भी सत तुलना की और एक को दूसरे से सिद्ध किया। तो जिस तरीके से पद्म सिंह शर्मा ने किया, बागे मिश्र बंधुओं ने किया, फिर लाला भगवान दीन ने कृष्ण बिहारी और बिहारी की विशद तुलना के संबंध में दोनों लोगों से किया। और फिर अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरिक प्रचारी पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। मिश्र बंधु विनोद 1913 में भी शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया और कवियों के वृत्ति संग्रह के साथ उनकी प्राप्य अप्राप्य कृतियों की सूचना तथा उनके काव्य के संबंध में मत प्रकाश भी किया गया। मिश्र बंधुओं के अलावा शोधपरक आलोचना के उन्नायकों में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास और सुधाकर द्विवेदी उल्लेखनीय है।
इन सभी का संबंध आपको देखने को मिलेगा नागरी प्रचारी पत्रिका से, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए सन 1902 में देखेंगे तो जैसे चंद्रसन गुलेरी हैं, इन्होंने जो है चंद्र शर्मा गुलेरी हैं जो, इन्होंने भी जो है आलोचना के क्षेत्र में जो काम किया। तो हमें यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि आलोचना के क्षेत्र में और कौन कौन से लोग जो है काम करने वाले थे। इन सभी का संबंध नागरी पिछाड़ी पत्रिका से भी रहा और 1902 में चंद्र शर्मा गुलेरी ने जयपुर से समालोचक पत्र निकाला था। ये भी गंभीर आलोचना का पत्र था। हालांकि अधिक दिनों तक इसका प्रकाशन हो नहीं पाया था, किंतु इससे आलोचना का एक स्तर जो है बना। तो जैसे निबंध है, निबंध के बाद जब भी हम पढ़ते हैं ना, निबंध के बाद आलोचना ही पढ़ते हैं। तो और देखिए परिचयात्मक आलोचना में है, परिचयात्मक आलोचना के संबंध में जैसे भारतीय युग, तो आलोच युग में सरस्वती के माध्यम से इस समीक्षा पद्धति में स्थिरता और गंभीरता आई, समीक्षा का आदर्श और भी स्थिर हुआ। और जो परिचयात्मक आलोचना है वो आलोच्य कृति के समान परिचय, उनकी प्रशंसा, निंदा, स्वतंत्र लेख, कृति विशेष की किसी परंपरा का ऐतिहासिक संदर्भ, इन्हीं सब के बारे में बताते थे। जो सरस्वती पत्रिका है इसमें जो प्रकाशित परिचयात्मक आलोचनाएं होती थी वो प्राय जो द्विवेदी जी हैं उनके ही द्वारा लिखा जाता था। और द्विवेदी जी जो थे वो समालोचना को पत्रकारिता से अलग करके नहीं देखते थे, कि यानी अगर आप सोचो कि पत्रकारिता से समालोचना चीज अलग है, तो नहीं है, पत्रिका में ही समालोचना होता है, उससे अलग चीज नहीं है ये। और किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया, किस ढंग से लिखा गया, वो उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो रहा है या नहीं, उससे किसी को भी लाभ पहुंच रहा है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी या नहीं, यही सब तो विचारणीय बिंदु होते हैं। और समालोचक को प्रधानता इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए। द्विवेदी जी ने विषय विवेचन के साथ ही भाषा संबंधित त्रुटियों को और भी ध्यान दिया लोगों को। आलोचना के क्षेत्र में उनके महत्व को स्वीकार करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है, यदि द्विवेदी जी ने यदि द्विवेदी जी नहीं उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर इस समय दिखती है, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती। व्याख्यात्मक आलोचना, देखिए आलोचना के कई प्रकार थे ना, उसमें व्याख्यात्मक की बात करें तो व्याख्यात्मक आलोचना किसी रूढ़ि का अनुसरण न करके आलोच्य विषय की व्यापक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं सौंदर्यपलक मूल्यों के आधार पर की जाती है। ये तो व्याख्यात्मक हो गया। कभी कभी परिचयात्मक आलोचना विशद और गंभीर होने पर व्याख्यात्मक आलोचना का रूप ले लेती है। इस प्रकार की आलोचना का सूत्रपात आपको कहाँ दिखेगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जो है इन्होंने किया। आनंद कादम्बनी जो है इनकी रचना। ऐसे ही लाला श्रीनिवास दास की रचना नाटक है संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में, नील देवी परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर, यहाँ पे भी गंभीर आलोचना की पद्धति को देखने को मिलता है। या बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगभाषी में अश्रुमती नामक बांग्ला नाटक के अनुवाद में ये चीज किया है ना। तो इस तरीके से आलोचक की उपयुक्त सभी प्रकार की आलोचनाओं में प्रतिमान के रूप में दो दृष्टि दिखता है। एक तो परंपरागत शास्त्रीय दृष्टि जिसके आधार पर आलोचक कृति का गुरुदेश विवेचन होता है। दूसरी नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि जो आलोचक कृति के व्यापक प्रभाव के परिणाम में देखा जा सकता है। तो जिस तुलनात्मक आलोचना ने आलोचक में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की उसका मूल आधार ही है शास्त्रीय दृष्टि। तुलनात्मक समीक्षकों में पदम सिंह शर्मा का महत्व श्रृंगार वर्णन की दीर्घकालीन परंपरा का निदर्शन करते हुए उसके बीच बिहारी का मूल्यांकन करने का कारण भी है। और फिर इसी तरीके से कृष्ण बिहारी मिश्र का महत्व बताया गया है। और फिर आलोच्य युग में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों के कुछ अनुवाद भी दिए गए। इस युग के आरंभ से होने से कुछ पूर्व जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनके द्वारा जो रचना है समालोचना दर्श। तो समालोचना दर्श जो लिखा गया है 1800 यहाँ पे 17 का समय बताया गया है, वो भी पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का। अब ये भी देखिए समालोचना दर्श करके क्या है, जगन्नाथ रत्नाकर ने जो समालोचना दर्श नाम से लिखा वो पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद ही है। सन 1905 में देखो तो आचार्य शुक्ल ने एडिसन के एशियान इमेजिनेशन कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। द्विवेदी ने अपने काव्य सिद्धांत प्रतिपादक कुछ निबंधों में भी कई अंग्रेजी लेखकों का आधार लिया है। इन सारे प्रयत्नों ने एक पूरी ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जिस पर आगे चलकर शुक्ल जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने हिंदी की वैज्ञानिक आलोचना का भव्य इमारत भी जो है खड़ा किया। और भारत में समालोचना जो है वो काव्य सिद्धांत निरूपण के रूप में भी प्रचलित हुआ। हालांकि जब समालोचना पढ़ेंगे तो और हम विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पे तो बस यही समझिए कि उसकी संक्षेप में जानकारी ले रहे हैं। अब जो है गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के संबंध में बात करें तो द्विवेदी युग में नाटक, उपन्यास प्रभृति मुख्य गद्य विधाओं के अलावा कुछ अन्य गद्य विधाएं हैं जिनमें जीवनी है, यात्रा वृत्त, संस्मरण है, पत्र साहित्य, ये सभी भी हैं। और इनमें से अंतिम तीनों का प्रवर्तन ही इस युग में हुआ।
जीवनी साहित्य के बारे में देखें तो जिस प्रकार भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जीवनी लेखन के क्षेत्र में अपने समकालीन लेखकों का मार्गदर्शन किया, उसी भांति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने भी इस गद्य विधा में काम किया था थोड़ा। और इसलिए आप देखेंगे ना, उनके द्वारा रचित जीवनियों में प्राचीन पंडित और कवि जीवनी, सुकवि संकीर्तन कई बार पूछा गया है, चरित चर्चा, ये कुछ ग्रंथ है। उनके अलावा जिन अन्य लेखकों ने जीवनी साहित्य को समृद्ध किया, उन सबकी रचनाओं का अनुशीलन यहाँ किया जा सकता है, जिनमें 5 प्रकार की जीवनी आपको देखने को मिलेगी द्विवेदी कालखंड में। एक आर्य समाज, उनके प्रवर्तक ऋषि दयानंद, अन्य महापुरुष से संबंधित जीवनी। दूसरा राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ। तीसरा ऐतिहासिक महापुरुष से संबंधित जीवनियाँ। चौथा विदेशों के महापुरुष से संबंधित जीवनी। पांचवा महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ। इनमें से महर्षि दयानंद जो है, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र अधिक परिमाण में लिखा गया है, जिसका मुख्य कारण यह था कि इस युग में आर्य समाज द्वारा लिखे गए कार्य अपनी पराकाष्ठा पर थे। सर्वश्री रामविलास सारदा, दयाराम, चिमन लाल वैश्य और अखिलानंद शर्मा ने भी विभिन्न दृष्टिकोण से स्वामी दयानंद के जीवन के विविध पक्षों को भाते हुए क्रमशः आर्य धर्मेंद्र जीवन, महर्षि दयानंद चरितमृत 1904, स्वामी दयानंद 1907 और दयानंद दिग्विजय 1910 शीर्षक कृतियों की रचना की। इन जीवनियों की सबसे बड़ी सीमा ये है कि आर्य धर्म के प्रचार प्रसार को दृष्टिपथ में रखकर लिखे जाने के फलस्वरूप ये प्रचारात्मक अधिक हो गई हैं। इस वर्ग की एक अन्य उल्लेखनीय कृति माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित विशुद्धानंद चरितावली भी है, जिसमें महात्मा विशुद्धानंद का जीवन चरित्र दिया गया है। आलोच युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। इस काल में अंग्रेजी शासन को नष्ट करने के लिए जनता में अपूर्व संगठन शक्ति पैदा हो गई थी। फलस्वरूप कुछ लेखकों ने उन महापुरुषों की जीवनियां भी लिखी जो युग की विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें महादेव भट्ट, पारसनाथ त्रिपाठी, मुकुंदी लाल वर्मा, शंपूर्णानंद, नंद कुमार देव शर्मा, बद्री प्रसाद गुप्त, ब्रिज बिहारी शुक्ल, शीतलाचरण वाजपेयी, माता सेवक, लाजपत महिमा, तपोनिष्ठ महात्मा, अरविंद घोष, करमवीर गांधी, धर्मवीर गांधी, महात्मा गोखले, नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, रमेश चंद्र तिलक या चरित्र। अपने युग के कर्मवीर महापुरुषों के प्रेरणास्पद कार्यों का भी निरूपण करने वाली तदयुगीन देश भावना की जागृत करने वाली रचनाएं। इनके अलावा राष्ट्रीय चेतना को बल देने वाले और भी कुछ जीवनियों वगैरह के बारे में, जीवन गाथाओं के बारे में बताया गया है। उनमें कुछ जैसे ऐतिहासिक जीवनियां पर्याप्त मात्रा में देखें तो कार्तिक प्रसाद, बलदेव मिश्र, देवी प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा, आनंद किशोर, रघुनंदन प्रसाद, संपूर्णानंद, लक्ष्मीधर, इनके द्वारा लिखी जैसे छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, पृथ्वीराज चौहान का, महाराणा प्रताप का, सिखों के 10 गुरु, गुरु गोविंद सिंह का, शिवानी व मराठा जाति, महाराजा छत्रसाल का। तो इतने लोगों की जीवनी जो है लिखा गया। यहाँ पर ये भी बता दें कि अपने देश की उन महान विभूतियों के जीवन वृत्ति ही नहीं, बल्कि जो विदेशों के महापुरुष थे जिनके जीवन चरित्र भी पर्याप्त प्रेरणास्पद रहे हमारे लिए, तो द्विवेदी युग के लेखक इस तथ्य से मतलब अपरिचित नहीं थे। उन्होंने विदेश के अनेक महामानव के जो जीवन चरित्र थे उनके बारे में भी यहाँ पे ध्यान इंगित कराया। यहाँ पे एग्जाम्पल में सिद्धेश्वर वर्मा, उमापति दत्त शर्मा, नाथुराम प्रेमी प्रमानंद, लक्ष्मीधर वाजपेयी, कृष्ण प्रसाद सिंह अखौरी, इंद्र वेदालंकार, द्वारकर प्रसाद शर्मा और चंद्रशेखर, गैरी बॉल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्मनी के विधाता, गैसफ मैजनी, नेल्सन, प्रिंस बिस्मार्क, महात्मा सोक्रेटिस, नेपोलियन बोनापार्ट। सोचिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और ये यहाँ के लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने जैसे वैश्विक स्तर पे लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे नेपोलियन हो, गैरिबाल्डी हो, जर्मनी के विधाता हो, मैजनी हो, नेल्सन हो, बिस्मार्क हो, है ना, इटली के एकीकरण वगैरह के काम इन लोगों ने किया। तो इन लोगों की जीवनियों को भी बना के सबके सामने रखा गया। विदेशी महापुरुष जो थे उनसे जुड़ी जो रचनाएं थी, उनमें जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, उनके संबंधित जीवनी ही सर्वाधिक मात्रा में लिखी गई। इनके अलावा राजस्थान के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक कर्नल जेम्स टॉड है। इन्होंने राजस्थान के इतिहास लेखन में अपना बहुत ही योगदान दिया, कर्नल जेम्स टॉड। तो एक अन्य महत्वपूर्ण जीवनी गौरी शंकर ओझा ने कर्नल टॉड शीर्षक से भी लिखा। आलोच युग में देश विदेश के महान महिलाओं से संबंधित जो है जीवनी भी मिलता है, जैसे गंगा प्रसाद गुप्त, परमानंद हनुमंत सिंह, पन्नालाल, यशोदा देवी, द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी, देवेंद्र प्रसाद जैन, ललिता प्रसाद शर्मा, रामजी लाल वर्मा, ललता प्रसाद वर्मा, सूर्य नारायण त्रिपाठी, रामानंद त्रिपाठी, दत्तात्रेय वालवन, क्रमशः रानी भवानी, पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, रमणीय रत्नमाला, वीर पत्नी संयोगिता, आदर्श महिलाएं, ऐतिहासिक स्त्रियां, विदुषी। अब देखिए ये सब लिखा गया ना इनके द्वारा, रानी भवानी, पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र 1904, रमणीय रत्नमाला है, वीर पत्नी संयोगिता 1912।
आदर्श महिलाएं 1912, ऐतिहासिक स्त्रियां 1912, विदुषी भारतीय विदुषी का 1912 में, भारतवर्ष की वीर माताएं रानी दुर्गावती, नूरजहां और झांसी की रानी। ये शीर्षक जीवनी की रचना कर इस दिशा में प्रशंसनीय योगदान किया गया। महिलाओं को भी स्थान दिया गया। अब देखिए गद्य की विविध विधाओं में एक विधा यात्रा वृत्त भी आता है। तो क्या द्विवेदी कालखंड में 18 से 36 के दौर में जो है यात्रा वृत्तांत भी लिखा गया। तो यात्रा वृत्त के विकास की दृष्टि से भी आलोचना को इम्पोर्टेंट है। उस समय जो पत्रिकाएं थी उनमें अनेक यात्रा वृत्तांत भी निकलते थे। एग्जाम्पल के लिए यात्रा वृत्तांत में आप देखो स्वामी मंगलानंद, श्रीधर पाठक, उमा नेहरू, लोचन प्रसाद पांडे, इनके द्वारा लिखा गया। जैसे स्वामी मंगलानंद पाठक है, नेहरू है, पांडे है। मॉरिशस यात्रा, मर्यादा जुलाई में, देहरादून शिमला की यात्रा, युद्ध क्षेत्र की सेर और हमारी यात्रा, इन चारों लोगों के नाम बताए गए क्रमशः। इनको पुस्तककार रूप में भी यात्रा वृत्त संबंधी अन्य ग्रंथ भी देखे गए। इस दृश्य से अगर आप देखो कि देवी प्रसाद खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, गदाधर सिंह है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय भी हैं। देवी प्रसाद खत्री की उल्लेखनीय कृति का नाम बद्रिकाश्रम, क्या नाम है इनका, बद्रिकाश्रम, 1902। साहित्यिक जिसे बहुत अधिक मूल्यवान ना होने पर भी देखिए साहित्यिक जैसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं भी था, लेकिन जैसे गोपाल राम गहमरी ने लिखा लंका यात्रा का विवरण 1916 में, ठीक है, और उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई लंका यात्रा के बारे में दिया। फिर ठाकुर गदाधर सिंह ने चीन में 13 मास कैसे बीते वो बताया। हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा कैसे रही। ठाकुर साहब को 1900 से 1901 में सेना के साथ चीन के युद्ध में भाग लेने का मौका भी मिला था। तो उनको भी सबके सामने रखा, हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा में क्या क्या हुआ, एडवर्ड का तिलकोत्सव कैसे रहा। ऐसे जो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हैं, वो इस युग के सर्वाधिक उल्लेखनीय यात्रा वृत्त लेखकों में एक थे। परिव्राजक जो है 3 कृतियां उनकी है। एक अमेरिका दिग्दर्शन करके 1900 जो है 11 में दिया है। मेरी कैलाश यात्रा 1915 में, अमेरिका भ्रमण 1916 में। अमेरिका दिग्दर्शन तथा अमेरिका भ्रमण में लेखक ने अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति तथा वहां के दर्शनीय स्थलों का औपन्यासिक शैली में वर्णन किया है। मेरी कैलाश यात्रा यानी परिव्राजक की कैलाश यात्रा में लेखक ने काठ गोदाम से लेकर तिब्बत तक की यात्रा की विस्तृत विवरण दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा संस्मरण के बारे में भी बात किया गया है। प्राय प्रत्येक नई विधा अपने आगमन की घोषणा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही करती हैं और संस्मरण साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। सरस्वती पत्रिका तो बहुत नामी गिरामी पत्रिका था ही, तो उसमें जो है संस्मरण साहित्य के बारे में भी जिक्र आता है। विभिन्न समय पे कहते हैं कि धीरे धीरे निकलता था। जैसे द्विवेदी जी ने अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर आदि की रचना करके संस्मरण साहित्य की भी श्रीवृद्धि की। सरस्वती के विभिन्न अंक जो होते थे, उन विभिन्न अंकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा कौन कौन, राम कुमार खेमकार, जगत बिहारी शेठ, पांडुरंग खान को, जे प्यारे लाल, काशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना, भोला दत्त पांडे आदि द्वारा क्रमशः लिखी गई इधर उधर की बातें, मेरी मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव, लंदन का फाह गया कोहरा, इंग्लैंड के देहात में महाराजा बनारस का कुआं, अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों की सूचना, मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी, आलोच युग में प्रकाशित उपयुक्त अधिकांश संस्मरण प्रवासी भारतीयों द्वारा लिखे गए प्राय सभी अभिष्ट उसके बारे में। तो ठीक है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे सीधे दिया है पत्र साहित्य के बारे में। तो आलोच युग में जो है विशेष 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैसे महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किया। तो ये चीज ध्यान रखना कि पत्र साहित्य के जैसे मुंशी राम ने स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्रों का संकलन किया। ये आलोच युग का ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह था। इनके अलावा बाद में भगवंत दत्त करके पर्याप्त परिश्रम करके उन्होंने ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 शीर्षक से इसे प्रकाशित किया। ज्ञान का साहित्य, आलोच युग में ज्ञान के साहित्य की सृष्टि ज्यादा तो नहीं हुई।
हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण देखिए एक चीज़ तो ये था कि हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण ज्ञान विज्ञान की उच्च स्तरीय जो भी पुस्तकें थे वो हिंदी में नहीं थी। द्विवेदी जी ने सरस्वती में साहित्यिक विषयों के अलावा ज्ञान विज्ञान इनके भी प्रकाशन की व्यवस्था की कि ये भी चीज़ें आए, लोग सब तक ये चीज़ें पहुँचे, सब पढ़ें। और नागरिक पिछाड़ी ने भी प्रारंभ से ही सभी प्रकार के उच्चतर ज्ञान विज्ञान विज्ञान की बात की है। और इन पत्रिकाओं में इतिहास है, धर्म है, राजनीति है, कला यानी सब चीज़ छपे। सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखे जाने लगे, जिनमें जैसे सोमेश्वर दत्त शुक्ल कृत फ्रांस का इतिहास, जर्मनी का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास, रूस का इतिहास, देवी प्रसाद ने हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह लिखा, पंडिता वंश प्रकाश गौरी संघ हीरा चंद ओझा सिरोही राज का इतिहास। यहाँ पे देखिए ये ना हिंदी पत्रिकाओं के बारे में बता रहे हैं कि इन पत्रिकाओं का आरंभ हिंदी प्रदेश से बाहर बांग्ला का जो कलकत्ता महानगर है वहां पे भी हुआ। समाचार सामाजिक चेतना के वाहक होते हैं। जिस नवीन सामाजिक सांस्कृतिक चेतना ने संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, उसका उदय आपको बंगाल में सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बंगाल के बाद 19वीं सदी के अंत तक हिंदी पत्रकारिता का केंद्र वही कलकत्ता ही रहा। फिर 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राजनीति के क्षेत्र में तिलक का प्रभाव बढ़ने लगा और उन्होंने 1908 में अपनी केसरी पत्रिका का संस्करण निकाला हिंदी केसरी नाम से। फिर इसमें उनकी ओजस्वी और विद्वतापूर्ण संपादकीय टिप्पणी छपता ही था और हिंदी प्रदेश के तत्कालीन राजनीतिक हिंदी पत्रों को भी जो है आवाज मिला और ये प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। और फिर आप देखो भारत में पत्रिका, मारवाड़ी, बिंदु, नृसिंह, ये तीन पत्र तिलक की प्रखर राजनीति के समर्थक थे। फिर 20वीं सदी के पहले चरण में हिंदी प्रदेश में दो प्रकार की पत्रिकाएं राजनीतिक साहित्यिक ये भी देखने को मिली। और फिर बाद में आप देखो प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई पत्रिका अवश्य ही प्रकाशित हुई। अब इसमें दिया हुआ है कि इस अवधि में होने वाली प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन कौन सा है।